आइए सर ध्यान देंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। वाई लिमिटेड रिटेन्स 7,50,000 आउट ऑफ इट्स करंट अर्निंग। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे जो वाई लिमिटेड का है, ठीक है, दिख रहा है आपको। वाई लिमिटेड रिटेन्स 7.5 लाख आउट ऑफ इट्स करंट अर्निंग। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड्स एल्सवेयर इज 10%। कितना रिटेन करके रखा सर वाई लिमिटेड ने, कंपनी ने? 7.5 लाख रुपए कंपनी के पास में। अगर ये मैं रिटेन ना करके रखूं और शेयर होल्डर को दे दूं तो वो लोग इस पे कितना कमा सकते हैं? 10%। 7.5 लाख रुपए पे 10% वो कमा सकते हैं। द ब्रोकरेज इज 3%। हाउ एवर, ये जहां पे भी 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे उस पे उनको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी 3% की। ब्रोकरेज की कॉस्ट लगती है 7.5 लाख रुपए पे, ठीक है। एंड द शेयर होल्डर्स कम इन 30% टैक्स ब्रैकेट। अब आप बताओ कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है। बहुत ही आसानी से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और मैं आपको एक नहीं 2 तरीके बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने के। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नथिंग बट द कॉस्ट जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टैक्स जो भी वो दे रहे हैं लेस ब्रोकरेज। सो ये है 10%। तो ऐसे मैं कमा सकता हूं अगर मुझे कोई टैक्स ना लगे और कोई ब्रोकरेज ना हो तो। लेकिन अगर टैक्स देना है कमाई पे तो मेरे को टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 30%। तो वो माइनस करेंगे, कितना बचा? 10 में से 30% माइनस करने के बाद सर 7%। लेकिन सिर्फ इतने से कहानी हो रही है क्या? नहीं, हमको ब्रोकरेज भी देना पड़ रहा है उस पर। तो हमारे पास नेट कितना बचा? 4%। दिस इज योर फाइनल आंसर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सर इतने जल्दी क्वेश्चन खत्म कर दिया और ये फॉर्मूला कुछ समझ में आया नहीं। तो मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव वे बताता हूं, ध्यान दो। अब इससे ना लॉजिक बैठेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कंपनी ने ये 7.5 लाख रुपए दे दिए शेयर होल्डर को। आप हो शेयर होल्डर। अब ये 7.5 लाख रुपए जो है इस पे आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करके 10% कमा सकते हो, ये लिखा है उसमें। तो आप कितना कमा सकते हो इस पे? 75,000। अब आपको कमाई हो गई 7.5 लाख की, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे सर, 7.5 लाख की तो कमाई हो गई आपको, 75,000 रुपये। लेकिन ब्रोकरेज की कॉस्ट भी इस पे लगेगी। अच्छा, जो आपको 75,000 की कमाई हुई है उस पे आप टैक्स दोगे। पहले तो बात वो करते हैं, टैक्स जाएगा 30% का। सो ध्यान दो, 75,000 पे 30% इज 22,500। बैलेंस कितना बचा? 52,500। ये आफ्टर टैक्स हो गया 52,500। इसमें से आप ब्रोकरेज माइनस कर दो। ये जो ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, ब्रोकरेज किस पे देना पड़ेगा सर? 7.5 लाख पे कितना देना पड़ रहा है? 3% का। यही लिखा है ना। तो ये हो गया 22,500। तो आपके पास जेब में कितना बचा सर? सिर्फ 30,000। यानी 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपके हाथ में कितना बचा है सर? सिर्फ 30,000 का, ठीक है। अच्छा, ब्रोकरेज पे टैक्स क्यों नहीं लिया है सर? ब्रोकरेज भी तो खर्चा है। ध्यान देंगे, ये हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकाल रहे कंपनी के एंगल से। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में बस आपको घुमा के बता रहा हूँ इन्वेस्टर के एंगल से। लेकिन अगर आप कंपनी के एंगल से देखोगे तो कंपनी के एंगल से पूरे की पूरी ब्रोकरेज की जो अमाउंट है वो देनी पड़ती। आ रही बात आपको समझ में? तो ब्रोकरेज हो गई आपकी ये 30,000 का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। और देयरफॉर आप बोल सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर के एंगल से निकाल रहे हो। तो रिटर्न मेरे को कितना मिला? 30,000। और इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया था? 7.5 लाख। पता करो, आया 4% का। वही चीज ऊपर आ रहा था, 10% लेस 30%, तो 7% बचा। इसमें से 3% माइनस कर दिया तो 4% बचा। बस यही तो चीज़ हमने निकाली। मैंने अभी अमाउंट में बताया आपको। अगर हम दे देते हैं किसी को तो वो उस पर कितनी कमाई करेगा सर? 10% की कमाई करेगा।
10% की कमाई आपको हो जाएगी, उसमें से ब्रोकरेज और टैक्स दोनों देना पड़ेगा, जो कमाई है उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा और ब्रोकरेज का भी आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपका टोटल 4% की उनकी इनकम आती है। तो कंपनी की कॉस्ट कितनी हुई सर? उतनी ही कंपनी की कॉस्ट हुई, 4% की। सो रिटेन्ड अर्निंग पे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो कंपनी को पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 4% की पड़ रही है। दिस इज द फाइनल अमाउंट। और अगर ध्यान देंगे क्यों ब्रोकरेज अलग से लिखते हैं 3%? लेट से अगर ये रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती और हमको बाहर से पैसा रेज करना पड़ता, और अगर हमको बाहर से पैसा रेज करना पड़ता तो कंपनी को उस पैसों पे 10% का प्रॉफिट होता और उस पर 30% का टैक्स देना पड़ता। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग में उस टाइम पे क्या होता है कि ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। 4% है, आंसर लिख लो। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क से रिलेटेड भी है, तो होमवर्क जो होंगे वो होमवर्क के करते जाओ। मैं बता नहीं रहा हूँ, जैसे ये कोई क्वेश्चन था, ये होमवर्क है, तो आखिरी में अगर होमवर्क लिखा है तो वो करते जाओ। जो होमवर्क वाली नहीं है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। सो इस तरह से सर हमारा काम ख़त्म हुआ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें, वो अपन नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सी, ये भी एक आपका छोटा सा वीडियो था। कंप्लीट द लेक्चर एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।